तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको वर्ग समीकरण को हल करने का एक और बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। याद रखिए, यदि आपने इस ट्रिक को सीख लिया ना, तो आज के बाद आपको वर्ग समीकरण को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। और हाँ, आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो, इस वीडियो को बारीकी से देखना, मतलब क्योंकि इसमें मैं बेसिक तरीका बताने वाला हूं। उस तरीकों को आपने सीख लिया ना, तो आपको इस प्रकार के जो वर्ग समीकरण जो कठिन लगता है वो भी बिल्कुल सरल लगेगा। यहां पर देखिए अंडर रूट लिखा है, यहां पर भी अंडर रूट लिखा है, तो ऐसा लगता है कि गणित जो है कठिन है, जबकि बहुत ज्यादा सरल है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप कोई भी क्लास में हो, जैसे आप कोई कक्षा 10वीं में पढ़ते हो या 9वीं में पढ़ते हो या फिर आगे कोई भी क्लास में पढ़ते हो, ये वाला ट्रिक आपको सीखना ही चाहिए, क्योंकि वर्ग समीकरण हल करने का मैं बेसिक तरीका बताता हूं। तो निश्चित रूप से आज का वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा, क्योंकि हम लोग वर्ग समीकरण बनाना तो जानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बेसिक तरीका नहीं जानते हैं, इसलिए गड़बड़ी हो जाता है। और ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसीलिए मैं बेसिक तरीका बताता हूं, और ऐसे ऐसे तरीका आपको बताते रहता हूं जो हो सकता है आपके पुस्तक में ना लिखा हो, लेकिन अगर आपने इस तरीके को सीख लिया ना, तो आपको बहुत ज्यादा सरल लगेगा। जी हाँ, चलिए मैं आपको वर्ग समीकरण को हल करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले मैंने कल भी आपको बताया था कि हम मानक समीकरण को इस रूप में लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन हमको ये पता है कि यहां पर हमें प्लस और माइनस मानना होता है। मानक समीकरण का मतलब ये है कि यहां पर प्लस माइनस मतलब कोई भी चिन्ह हो सकता है, यहां पर कुछ भी चिन्ह है उससे मतलब नहीं है। अगर आपको इस गणित को सरल तरीके से सीखना है, तो आपको यहां पर प्लस माइनस कैसा दिया हुआ है उसको आपको ध्यान देना है। हल करने का तरीका क्या है, देखिए, यदि यहां पर ए का मान जो है कितना है, 1 है। ध्यान दीजिएगा, अगर ए का मान 1 है तो इसको हल करने का तरीका होता है एक्स का जो स्क्वायर है प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको हल कैसे करते हैं, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक वो कितना है, यहां पर 1 है, तो आपको क्या करना है, सी जो दिख रहा है यहां पर कोई ना कोई संख्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी को ऐसे दो गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, और उस दो गुणनखंड को हम क्या करेंगे, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, तब किसके बराबर आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए। या फिर ये कहा जाए, बी को इस प्रकार दो भाग में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, उसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, या तो जोड़ करके या फिर घटा करके। ध्यान दीजिएगा, जोड़ करके या घटा करके, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जब हम क्या करें, जोड़े या घटाए तो बी के बराबर आए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को हम क्या करें, गुना करें तो किसके बराबर आना चाहिए, सी के बराबर। लेकिन यदि ए का जो वैल्यू है वो 1 ना होकर के कोई भी संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, या कोई संख्या है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर देखिए ए का जो मान है वो कितना दे दिया है, 4√3। तो इस परिस्थिति में गणित को हल कैसे करते हैं, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, है ना। बाकी विषय पर तो हम चर्चा करते ही रहते हैं। चलिए हम ये देखते हैं कि यहां पर हमें संख्या दे दिया है, ये पूरा मान जो है क्या है, ए का मान है। अब ए का मान अगर 1 होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट हल करते हैं, लेकिन अगर ए का मान कुछ दे दिया है, जैसे यहां पर दे दिया है, कितना दे दिया है, 4√3, तो इस संख्या का हमें क्या करना पड़ेगा, सी के साथ गुना करना पड़ेगा। और सी का वैल्यू कितना है, यहां पर ऋण 2√3 में से आपको क्या करना है, 2√3 को ध्यान देना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें इस प्रकार का गणित दिया हो, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, उसको आपको सी से गुना करना है, वो भी मन में, मतलब उसको गुना करके लिखना नहीं है, मन में गुना करना है। अब मन में गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब इसको हम रफ वर्क कर लेते हैं, मतलब 4√3 को आपको गुना करना है किससे, इससे, मतलब 2√3 से, और इस मान को आपको क्या करना है, लिखना नहीं है, मन में लिखना है। तो यहां पर देखिए, अंडर रूट के बाहर जो संख्या है उसको अंडर रूट से गुना करेंगे, अंडर रूट वाले संख्या को बाहर से, और अंडर रूट वाले अंदर को अंदर से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 दो बार, अर्थात 8 गुणित 3 हो जाएगा। तो 8 या कितना हो रहा है, 24। अब इस 24 को आपको याद रखना है कि यहां पर आपको लिखना नहीं है, ये हमें याद रख लेना है, इसका गुना करने पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे डिलीट करेंगे, पूरा डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे आ जाते हैं। अब यहां पर हमको पता चल गया है कि 24 है। अब हम क्या करेंगे, 5 को इस प्रकार दो भाग में तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब क्या है, 5 को हम या तो जोड़कर या घटाकर लाएं, मतलब ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो भी 5 आए, या फिर घटाएंगे तो 5 आए, मतलब जोड़ या घटाओ दोनों की एक संख्या। लेकिन उसके लिए मैंने बता रखा है
कि यहां पर आपको चिन्ह देखना है, यहां पर अगर ऋण है ना तो हम क्या करेंगे, माइनस करने पर हमें यहां पर 5 मिलना चाहिए, अर्थात हम 24 को 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, उन्हीं संख्याओं को या हम जोड़ें या घटाएं तो 5 आना चाहिए, लेकिन मैंने बता रखा है यदि यहां पर माइनस है तो घटाएंगे तो 5 आना चाहिए, अगर यहां पर प्लस होता ना तो उन्हीं दोनों संख्याओं को हम क्या करते, जोड़ते, जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए था, 5। अब आपको समझ आ गया होगा, इतने भाग को मैं फिर से डिलीट कर देता हूं। अब इस 24 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 24 का कौन कौन से गुणनखंड है जिनको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो 1 गुणित 24 ही कर दीजिए क्योंकि इसका मान 24 ही आएगा, फिर 2 गुणित क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, 12 दूनी कितना आएगा, 24 आएगा। फिर नीचे आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके बाद आ जाएगा 8 गुणित 3 करेंगे, 8 या 24 आएगा। उसके बाद 6 गुणित 4 करेंगे, 6 चौक 24 आएगा। और भी बहुत सारी संख्या हो सकता है, आप लोग ढूंढ लिया करें। इसमें से हमें वो संख्या ढूंढना है जिनको हम क्या करें, गुना करेंगे तब तो 24 आएगा ही, तो हमने गुणनखंड तो निकाल दिया है। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात है कि उन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, घटाना है, और उत्तर कितना आना चाहिए, 5। तो देखिए 24 में अगर हम 1 घटाएंगे तो 23 आएगा, गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। 12 दूनी 24 तो होता है, लेकिन 12 में 2 घटाएंगे तो 10, ये भी गलत है। यहां पर देखिए 8 या 24, और 8 में आप क्या करेंगे, 3 घटाएंगे कितना आएगा, 5, मतलब ये वाला गुणनखंड सही है ना। अर्थात हम 8 या 24 कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, और 8 में 3 घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है। हम कैसे जान गए कि 8 और 3 वाले, क्योंकि इतने सारे गुणनखंड है ना, इनमें सही कौन होगा, इसलिए मैंने बता रखा था कि आपको ये सब कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, केवल चिन्ह देखना है। कौन सा चिन्ह, सी वाले, मतलब यहां पर जो संख्या दिया जाएगा उसके सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस है। तो आपको क्या करना है, उन दोनों संख्याओं को आपको क्या करना था, यहां पर देखिए माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कितना आ रहा है, 5, मतलब यही वाला संख्या हमको लेना है। ठीक है, तो इतने भाग में से हमको कौन सा लेना है, अब चलो यहां पर हल कर देता हूं। 4√3 x का स्क्वायर प्लस, यहां पर आप क्या करिएगा, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे, 8 माइनस 3, क्योंकि 8 या 24 होता है, तो हमें क्या करना है, यहां पर माइनस है ना, तो 8 माइनस 3 करेंगे, 8 या 24 यहां पर। ठीक है, सॉरी यार, ये उसके बाद यहां पर हम x लिख देंगे, है ना, x लिख देंगे, और यहां पर माइनस, इसको मैंने बताया था यहां पर लिखना नहीं होता है 24, वो दिमाग में रखना है, संख्या तो इसी को ही लिखना है, √3 इज इक्वल टू, यहां पर कितना आएगा, 0। इतने भाग को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इतने का काम हमें नहीं है। ठीक है, ये लो, इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां पर 0 आएगा, ये हमने लग दिया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हल करेंगे तो 4√3 x का स्क्वायर, अब यहां पर तो प्लस का प्लस ही आएगा। अब यहां पर देखिए हमको क्या करना है, 8 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, माइनस यहां पर है तो माइनस लिखेंगे, और यहां पर हो जाएगा x। फिर यहां पर जो भी चिन्ह है उसको वैसे ही लिख लेना है, और यह हो जाएगा हमारा 2√3 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखना है, हमें क्या करना है, आपस में दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेना है, दो दो पद का जोड़ा बना लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, फिर इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हमें कॉमन निकालना है। तो भाई दोनों में आप देख सकते हैं 4 आया हुआ है, 4 गुणनखंड के रूप में, यहां पर 4 और यहां पर 4 दूनी 8, याद रखिए गुणनखंड के रूप में हमें निकालना होता है। तो यहां पर हम 4 को कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पे x 2 बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, तो हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। फिर अंदर में क्या क्या बचेगा उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए √3 बचेगा, और x भी 1 बार बच जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस है तो हम प्लस ही लिखेंगे। यहाँ पर 4 दूनी 8 क्या बच गया है, यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पर बच गया है 2, x को तो हमने कॉमन निकाल लिया था, मतलब ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर याद रखिए ये जो पद आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें 3 को, मतलब 3 को हम क्या कर सकते हैं, √3 और √3 क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, मतलब √3 को हम 2 बार लिख सकते हैं निश्चित रूप से। तो ऐसा करने से हमारा उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 पद जो दिया हुआ है उनमें से देखिए, इसमें √3 को हमने 2 बार लिखा, क्योंकि 3 का मतलब ही √2 बार होता है, √2 3 बार। ठीक है, सॉरी 2 बार, √3 जो है 2 बार। तो यहां पर √3 पहले से आया है, अर्थात इसको हम कॉमन निकाल देंगे। अब देखिए x तो इसमें आया है, इसमें नहीं आया है, तो खत्म। चिन्ह किसका रखेंगे, इनमें जो सामने में चिन्ह होता है वो वाला चिन्ह को निकालना होता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस कब आएगा, तो यहाँ पर अगर आप माइनस रख देंगे ना, तो इसको उल्टा हल करिए, ऋण और ऋण का गुना कितना होता है, ऋण ऋण का प्लस होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है, आपको तो माइनस लाना है, इसलिए यहाँ पर आप प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस का गुना क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब उल्टा हल करेंगे तो। ठीक है, मतलब इतना लाना है, तो कब आएगा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर तो क्या हो गया, √3 कॉमन निकल गया, तो केवल कितना बचा है,
यहाँ पर x बचा हुआ है जी, इसको x लिखना भूल गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें x को लिखना पड़ेगा, कि x लिखेंगे और ये प्लस होगा, और यहाँ पर बच गया केवल 2 = 0। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, ऐसा करने के बाद ना आपको एक चीज और हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो पद होता है ना और ये वाला जो पद होता है वो क्या होता है, अगर बराबर है तो समझो कि आपका हल क्या है, सही है, ठीक है। आगे यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आप देख सकते हैं, ये वाला पद बराबर है, मतलब 3 x + 2, इसको हम कॉमन निकाल लिए दोनों पद में, दो पद हमें मिला है, पहला इसको हमने कॉमन निकाला तो इसमें क्या बचा भाई, इसमें बचा 4x, और यहां पर देखिए 4x को हमने कॉमन निकाला, यहां पर माइनस है, और ये हो जाएगा √3 = कितना हो गया, 0। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, ये अब हम इसको हल करते हैं, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप लिखेंगे √3x + 2 है = 0 लिखेंगे, पहला मान तो ये हो गया, दूसरा मान क्या हो जाएगा, 4x - √3 = 0। अब क्या करेंगे, या तो आप क्या करेंगे, √3x बराबर -2 हो जाएगा, या फिर इसमें देखिए 4x = √3, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसमें आ जाते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहां पे आते हैं, ये देखिए यहां पर क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो -2 √3, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें क्या करेंगे, x = √3/4, तो ये हमारा उत्तर हो गया है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, वर्ग समीकरण को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा उत्तर आ गया है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि हमने कैसे इस गणित को हल किया है। निश्चित रूप से वर्ग समीकरण हल करने का ये बहुत ही सरल तरीका है, और इस विधि से आप हल करते हैं तो आपसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगा, चाहे आप परीक्षा हाल में हो या फिर क्लास में पढ़ रहे हो। चलिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।